हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सीए साक्षी विवेकचंद आगरा से। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करना चाहूंगी इनकम टैक्स एक्ट के एक सेक्शन 43B एच के बारे में। हम सभी को पता है ये एक न्यू क्लॉज है एच, जिसे इंसर्ट किया गया है फाइनेंस बिल 2023 के माध्यम से। हम सभी के मन में इस क्लॉज को लेके काफी सारे कंफ्यूजन हैं, काफी सारी क्वेरीज हैं। तो ट्राई करते हैं कि इस वीडियो के एंड तक हम उन सभी कंफ्यूजन क्वेरीज को रिजॉल्व कर पाएं और एक सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएं इस पर्टिकुलर सेक्शन को लेके। जरूरत है 43B एच को समझने से पहले हम समझें सेक्शन 15 ऑफ MSMED, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 के बारे में। तो सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट क्या कहता है? ये कहता है यदि कोई एंटिटी या एंटरप्राइज कुछ गुड्स या सर्विसेज रिसीव करते हैं एक ऐसे एंटरप्राइज से जो कि माइक्रो और स्मॉल है इन नेचर। ध्यान दीजिएगा, मीडियम एंटरप्राइजेस कवर्ड नहीं किए गए हैं, माइक्रो और स्मॉल है इन नेचर एंड आर रजिस्टर्ड अंडर MSMED एक्ट 2006। तो ऐसे सप्लायर से जब हम गुड्स या सर्विसेज रिसीव करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो हमें पेमेंट करना है उन सप्लायर्स को, वो हमें 15 या 45 दिन के अंतर्गत कर देना है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम्ड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो इस पूरे सेक्शन को सुनने के बाद तीन ऐसी क्वेरीज हैं जो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली रेज हो जाती हैं कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं। तो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन डिफाइंड है MSMED एक्ट में। माइक्रो एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और स्मॉल एंटरप्राइजेस 10 टाइम्स हो जाता है उसका, कि जिनका इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए और जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। सेकेंड क्वेरी जो हमारे माइंड में रेज होती है वो होती है कि 15 और 45 दिन किस प्रकार से हमें काउंट करना है। तो 15 दिन तब काउंट करने हैं जब बायर और सप्लायर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है पेमेंट टर्म्स को लेकर। अगर बायर एंड सप्लायर आर साइलेंट अबाउट पेमेंट टर्म्स तो बायर को सप्लायर को 15 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस पेमेंट कर देना है। यदि ज्यादातर केसेस में क्या होता है, बायर और सप्लायर के बीच में पेमेंट टर्म्स को लेके एग्रीमेंट होता है जनरली 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। तो यदि आपके बीच में, बायर और सप्लायर के बीच में कोई एग्रीमेंट है, रिटन एग्रीमेंट है, तब भी 45 दिन से ऊपर आप पेमेंट के लिए नहीं ले सकते। आपको विद इन 45 डेज पेमेंट करना ही होगा, चाहे एग्रीमेंट में आप 60 डेज लिखिए चाहे 90 डेज लिख लिए, पेमेंट आपको 45 डेज के अंदर अंदर करना ही होगा यदि आपका एग्रीमेंट है। हाँ, यदि आपका एग्रीमेंट 30 डेज का है तो 30 डेज प्रिवेल करेगा, लेकिन 45 डेज से ऊपर आप नहीं जा सकते। MSMED एक्ट इस चीज को लेके पूरी तरह से क्लियर है। 15 और 45 एज द केस में भी, एग्रीमेंट है तो 45, एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज। नेक्स्ट क्वेरी जो हमारे माइंड में रेज होती है कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होती है या डीम्ड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होती है। तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज द एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो जो एक्चुअल डेट है, इनवॉइस की डेट से हमारा कुछ मतलब नहीं होता इसमें, इनवॉइस की डेट हमारे लिए मैटर नहीं करती। जब हमें एक्चुअली गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जाते हैं, दैट इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर डेट ऑफ गुड्स रिसीव होने के 15 दिन के अंतर्गत बायर कोई ऑब्जेक्शन रेज कर देते हैं, जैसे गुड्स की क्वालिटी को लेके या XYZ किसी भी रीजन से राइटिंग में ऑब्जेक्शन रेज कर देते हैं विद इन 15 डेज, तो जब वो ऑब्जेक्शन रिजॉल्व किया जाता है सप्लायर के थ्रू, उस दिन से 15 दिन को काउंट किया जाता है। और यदि कोई ऑब्जेक्शन 15 दिन के अंदर नहीं किया जाता तो 15 दिन के बाद उसे डीम्ड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है। अब ये हमने समझ लिया कि सेक्शन 15 क्या कहता है। अब समझने की जरूरत है कि इस सेक्शन 15 को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं या डिलेड पेमेंट करते हैं बियॉन्ड 15 और 45 डेज तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अंडर द MSMED एक्ट 2006। तो ध्यान रखिएगा, अभी हम MSMED एक्ट की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो सेक्शन 16 ऑफ MSMED एक्ट कहता है कि यदि आपने 15 या 45 दिन से ऊपर समय लिया है पेमेंट करने के लिए, तो हम आपको एक कॉम्पनसेटरी इंटरेस्ट से चार्ज करेंगे जिसका रेट 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट होता है एंड दैट इज विच इज मंथली कंपाउंडेड। तो आपको ये इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और सेक्शन 23, ये तो पहला कॉन्सिक्वेंस था। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये है कि सेक्शन 23 ऑफ MSMED एक्ट ये कहता है कि जो इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया गया है वो भी अलाउबल नहीं है, उसका भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 15 to 23 ये जो MSMED एक्ट है ये ओवरराइडिंग एक्ट है। इसमें साफ लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर एक्ट MSMED एक्ट विल प्रिवेल। MSMED एक्ट हर बात में प्रिवेल करेगा, चाहे किसी भी एक्ट में कुछ भी लिखा हो।
तो बहुत सारे सप्लायर्स और बायर्स स्पेशली बायर्स ये सोचते हैं कि हम अपना जो एग्रीमेंट है सप्लायर के साथ में, हम दे बोल देंगे कि हमारा जो एग्रीमेंट है वो 60 डेज का है, हमने सप्लायर के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि वो हमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। तो मैंने जैसे कि अभी आपको भी बताया, MSMED एक्ट इज एन ओवरराइडिंग एक्ट, और ये ना तो इनकम टैक्स एक्ट इसके आगे स्टैंड करता है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके आगे स्टैंड करेगा। तो एग्रीमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिस पे एग्रीमेंट के टर्म्स जो हैं वो चेक किए जाते हैं, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी प्रिवेल नहीं करेगा और इनकम टैक्स एक्ट भी प्रिवेल नहीं करेगा। तो आपको अब ये बात मान के चलनी होगी कि आपको MSMED के रूल्स ही फॉलो करने हैं एग्रीमेंट को लेकर भी। आपके एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा हो उससे MSMED एक्ट को कोई मतलब नहीं होता। यू हैव टू पे द सप्लायर विद इन 15 और 45 डेज, और अगर आप डिले करते हो तो आपको इंटरेस्ट चार्ज किया ही जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्ट। अब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं कि प्रैक्टिकली क्या होता है। लॉ तो कहता है इंटरेस्ट चार्ज होगा, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब तक सप्लायर क्लेम नहीं करता या ऑडिटर रिमार्क नहीं देता, तो मोस्ट केसेस में इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। तो गवर्नमेंट को लगा कि MSMED का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो इस वजह से ये सेक्शन 43B(H) को लाया गया, MSMED को जो टाइमली पेमेंट्स है उसको प्रमोट करने के लिए, इस लूप होल को बेसिकली कवर करने के लिए ये सेक्शन 43B(H) लाया गया थ्रू फाइनेंस बिल 2023। तो सेक्शन 43B(H) को समझने से पहले हम सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट का एक क्विक रिवीजन करते हैं कि सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है। तो सेक्शन 43B ये कहता है कि कुछ ऐसे स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफाइड ड्यूज होते हैं जिनका डिडक्शन ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस मिलता है। जिस ईयर में आप उनको पे कर दोगे उस ईयर में आपको उसका डिडक्शन मिलता है। एक छोटा सा रिलीफ इस सेक्शन में मिल जाता है कि यदि आपका कोई पेमेंट ड्यू भी है लेकिन आप उसे अपनी ओरिजिनल रिटर्न डेट की ड्यू डेट से पहले आप पे कर देते हो, तो भी उस फाइनेंशियल ईयर में आपको उसका डिडक्शन मिल जाता है। तो रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले अगर मैंने अपना कोई पेमेंट जो ड्यू चल रहा था वो पे कर दिया, तो उस पर्टिकुलर ईयर में मुझे उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन इस 43B में MSME को एक्सक्लूड कर दिया गया है और MSME के लिए पर्टिकुलर 43B(H) सेक्शन को इंसर्ट किया गया है। तो अब 43B(H) क्या कहता है? 43B(H) ये कहता है कि यदि मैंने कोई ऐसी परचेज की है जो मैंने ऐसे एंटरप्राइज से की है जो माइक्रो और स्मॉल है नेचर में और जो रजिस्टर्ड है अंडर MSMED एक्ट, तो उनको जो पेमेंट करना है मुझे उस परचेज के अगेंस्ट, वो सेक्शन 15 ऑफ MSMED के एक्ट मुझे करना ही करना है। जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ लिया है बहुत अच्छे से कि सेक्शन 15 कहता है 15 या 45 दिन। तो 15 या 45 दिन में हमें उसका पेमेंट कर देना है। अगर हम नहीं करते हैं तो जिस ईयर में हम उसका पेमेंट करेंगे उस ईयर में हम उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि 43B भी यही कहता है जिस ईयर में डिडक्शन पेमेंट कर दूं उस ईयर में डिडक्शन ले लो, 43B(H) भी यही कह रहा है। तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि 43B में जो आपको एक छोटा सा रिलीफ मैंने बताया था कि आप इनकम टैक्स रिटर्न की डेट से पहले भी अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाता है, वो 43B(H) के लिए अप्लाइड नहीं है। 43B(H) में आपको जिस ईयर में डिडक्शन लेना है भाई उस ईयर में आपको पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। इससे पहले चीजों को और समझे, मैं आपको बता दूं कि ये जो फाइनेंस बिल के थ्रू जो ये सेक्शन आया हमारा 43B(H), ये अप्लाई हो जाएगा फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25। मींस ये आने वाले असेसमेंट ईयर से हमारा ये अप्लाई हो जाएगा। तो हमारे जो ये प्रीवियस ईयर जो चल रहा है 23-24 की जो इनकम जो हमारी असेस होगी इसके लिए एप्लीकेबल है। तो 1/4/23 के बाद से जो भी हमारे खर्चे हैं ये सब कुछ इस सेक्शन 43B(H) में फॉल करते हैं। तो हमें बहुत सावधानी से अपनी अकाउंटिंग करनी है और हमें मेक श्योर करना है कि हम सारे क्रेडिटर्स को अपने सेटल कर दें एज ऑन 31 मार्च 2024। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे मेरे कोई परचेजेस हैं फ्रॉम द एलिजिबल सप्लायर्स इन द मंथ ऑफ मई, मैंने 15-45 दिन में उनको कोई पेमेंट नहीं किया, लेकिन मैं 31 मार्च 2024 तक अगर उनका पेमेंट कर देती हूँ तो मुझे उसका डिडक्शन मिल जाएगा। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है अगर आप सेम ईयर में पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि एक्ट जो सेक्शन है वो साफ साफ कह रहा है 15-45 दिन में नहीं करते हो तो उस ईयर में आप हमसे डिडक्शन ले लो जिस ईयर में आप पेमेंट कर देते हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब आप एज ऑन 31 मार्च खड़े हो अपनी बैलेंस शीट में, आपको वो क्रेडिटर्स देखने हैं जो क्रेडिटर्स माइक्रो एंड स्मॉल इन नेचर हैं, रजिस्टर्ड हैं अंडर MSMED एक्ट और जिनके जो ओवर ड्यूज हैं वो 15 या 45 दिन को क्रॉस कर चुके हैं।
अगर ऐसे क्रेडिटर्स आपकी बैलेंस शीट में खड़े हैं तो वो आपके डिसअलाउ कर दी जाएंगी परचेजेस, और वो आपकी इनकम में ऐड बैक कर दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे सपोज एक एंटरप्राइज है, उसका नेट प्रॉफिट है 20 lakhs, और उसके जो क्रेडिटर्स एज ऑन 31 मार्च खड़े हैं वो खड़े हैं 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ में से 1 करोड़ ऐसे क्रेडिटर्स हैं जो एमएसएमईडी के अंडर रजिस्टर्ड है और जो माइक्रो और स्मॉल इन नेचर है। तो 20 lakhs में आपका जो वो 1.5 करोड़ के क्रेडिटर्स हैं जिनकी लिमिट भी एक्सीड कर चुकी है 15 या 45 दिन से, वो एडबैक कर दिए जाएंगे 20 lakhs में। और आपका जो प्रॉफिट है वो 1.5 करोड़ प्लस 20 lakhs माना जाएगा, जिस पर आपको टैक्स पे करना होगा। तो दिस इज अ वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंस। तो हमें बहुत सावधानी रखनी है अपने अकाउंट्स को लेके, अपने क्रेडिटर्स को लेके। हमें बाइफरकेशन करना ही करना पड़ेगा कि हमारे कौन से क्रेडिटर्स माइक्रो हैं, स्मॉल हैं, मीडियम हैं, कौन से रजिस्टर्ड हैं, कौन से अनरजिस्टर्ड हैं। तो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस सेक्शन, अदरवाइज हमारे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हो सकते हैं। तो यदि आपका कोई खर्चा इस साल डिसअलाउ होता है तो नेक्स्ट ईयर अगर आप उन क्रेडिटर्स को पे कर देते हैं तो नेक्स्ट ईयर आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बट फॉर दिस ईयर आपके ऊपर हैवी टैक्स लाइबिलिटीज आ सकती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर परेशान हैं कि जो परचेज हम लोग 31 मार्च पे खड़े होकर करते हैं या 31 मार्च से कुछ दिन पहले करते हैं, मींस जिनके 15 या 45 दिन 31 मार्च के बाद में पूरे होते हैं, तो क्या वो भी डिसअलाउ कर दिए जाएंगे? नहीं, वो उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं अगर आप उसे 15 या 45 दिन के अंदर अंदर पे कर देंगे। उसकी ड्यू डेट के अंदर अंदर आप पे कर दीजिए, टाइम लिमिट के अंदर अंदर पे कर दीजिए। जब भी आपके 15 45 दिन कंप्लीट हो उससे पहले पे कर दीजिए, उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस परचेजेस। बस आपको सेक्शन 15 को फुलफिल करना है, एमएसएमईडी एक्ट को, आपको उसका डिडक्शन जरूर मिलेगा। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन्स हम लोग पिक कर लेते हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंट हैं और हम सभी को परेशान कर रहे हैं कि क्या अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स भी 43B(H) का एडवांटेज ले सकते हैं, जो जिनका टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट विद इन लिमिट्स है बट वो एमएसएमईडी में रजिस्टर्ड नहीं है? नहीं, वो लोग इसका एडवांटेज नहीं ले सकते। अगर आपको एडवांटेज लेना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वन मोर थिंग, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आज की डेट में रजिस्ट्रेशन करा लूँ और मेरे प्रीवियस ट्रांजेक्शन उसमें कवर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन चेक किया जाता है कि आप एमएसएमईडी में रजिस्टर्ड हैं या नहीं। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तो उस ट्रांजैक्शन को लेकर आप बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, क्या ये 43B(H ओनली फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स है? क्या ट्रेडर्स इसमें इंक्लूड है? तो ट्रेडर्स इसमें इंक्लूड नहीं है। जो ट्रेडर्स अलाउड है एमएसएमईडी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, उनके लिए पर्टिकुलरली एक ऑफिस मेमोरेंडम रिलीज हो चुका है कि उनको सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का ही बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा किसी चीज का बेनिफिट उन्हें एमएसएमईडी के एक्ट के तहत नहीं मिलता। एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा है, क्या ये 43B(H सिर्फ और सिर्फ उन एंटरप्राइजेस के लिए जो टैक्स ऑडिट में फॉल कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन इफ आप टैक्स ऑडिट में फॉल नहीं कर रहे, आपको 43B(H के क्लॉजेस को ध्यान में रखते हुए ही अपनी अकाउंटिंग करनी है और अपने क्रेडिटर्स का खास ध्यान रखना है। आई थिंक यही कुछ क्वेरीज हैं, बाकी सब कुछ वीडियो में मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आई एम क्लियर इन माय प्रेजेंटेशन। इन केस आपकी फिर भी कोई क्वेरी है या कुछ इशू है, आप प्लीज मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू सो मच। इस साल डिसअलाउ